नमस्कार। आज हम विज्ञान की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा विषय है ऊष्मा यानी हीट। हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड की विज्ञान की किताब के अध्याय 5 से ली गई है। तो आज हम इसी चैप्टर की मुख्य बातें समझेंगे, वो भी बिल्कुल सरल अंदाज में। बिल्कुल। कोशिश रहेगी कि हम न सिर्फ परिभाषाएं रटें बल्कि उनके पीछे का विज्ञान और उनका मतलब समझें। और हाँ, एसएससी परीक्षा के लिए क्या जरूरी है उस पर भी बात करेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की, लेटेंट हीट। नाम थोड़ा रहस्यमयी है ना, छिपी हुई ऊष्मा। कहाँ छिपी होती है ये? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बीकर में बर्फ गर्म कर रहे हैं और थर्मोमीटर भी लगा रखा है। हाँ ठीक है। आप गर्मी देना शुरू करते हैं, बर्फ पिघलने लगती है। लेकिन मजे की बात यह है कि थर्मोमीटर का पारा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही अटका रहेगा जब तक सारी बर्फ पिघल ना जाए। बिल्कुल। जब तक आखिरी टुकड़ा भी पानी नहीं बन जाता, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। भले ही आप लगातार गर्मी दे रहे हो, तापमान फिर 100 डिग्री सी पर स्थिर हो जाता है जब तक सारा पानी भाप ना बन जाए। अच्छा, तो ग्राफ में जो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर सीधी लाइन दिखती है वो इसी वजह से है। एकदम सही। यही है वो गुप्त ऊष्मा। ये वो एनर्जी है जो पदार्थ अपनी अवस्था, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बदलने के लिए लेता है या छोड़ता है। और ये सब होता है एक स्थिर तापमान पर। मतलब तापमान बढ़ाने में नहीं बल्कि अवस्था बदलने में खर्च हो रही है वो गर्मी। हाँ बिल्कुल। वो ऊर्जा कणों के बीच के बंधन को तोड़ने या बनाने में लग जाती है। तो जब ठोस पिघलकर द्रव बनता है, जैसे बर्फ से पानी, तो उसे कहते हैं गलन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। बर्फ के लिए ये करीब 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। और जब द्रव उबलकर गैस बनता है, जैसे पानी से भाप, तो उसे कहते हैं वाष्पन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। और पानी के लिए ये काफी ज्यादा है, करीब 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ओह, 80 और 540, मतलब पानी को भाप बनाने में पिघलाने से लगभग 7 गुना ज्यादा गुप्त ऊर्जा लगती है। हाँ, काफी ज्यादा। शायद इसीलिए कहते हैं कि उबलते पानी से ज्यादा खतरनाक भाप से जलना होता है, क्योंकि उसमें वो अतिरिक्त 540 कैलोरी वाली ऊर्जा छिपी है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। भाप में बहुत ज्यादा गुप्त ऊर्जा होती है जो त्वचा पर लगते ही निकलती है और ज्यादा नुकसान करती है। तो हाँ, ये परिभाषाएं, और खासकर पानी के लिए ये मान 80 कैलोरीज पर ग्राम और 540 कैलोरीज पर ग्राम, ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और वो कैलोरी जूल वाला कन्वर्जन भी, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। ठीक है, गुप्त ऊष्मा समझ आ गई। अब ये पुनर्हिमायन, रीगुलेशन, ये क्या भला है? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, ये भी बर्फ का ही एक अनोखा गुण है। पुनर्हिमायन का मतलब है प्रेशर यानी दाब की वजह से बर्फ का पिघलना और फिर दाब हटते ही वापस जम जाना। दाब से पिघलना और फिर जम जाना कैसे? किताब में एक प्रयोग दिया है। एक बर्फ की बड़ी सिल्ली लीजिए, उस पर एक पतला धातु का तार रखिए और तार के दोनों सिरों पर भारी वजन लटका दीजिए। हाँ, वो वाला प्रयोग जिसमें तार धीरे धीरे बर्फ के आर पार निकल जाता है, लेकिन बर्फ ऊपर से फिर जुड़ जाती है। जादू जैसा लगता है। जादू नहीं, इसके पीछे भी विज्ञान है। देखिए, तार पर वजन लटका है तो तार के ठीक नीचे बर्फ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अब ज्यादातर चीजें प्रेशर बढ़ाने पर और ठोस होती हैं, उनका गलनांक बढ़ता है। लेकिन बर्फ के साथ उल्टा होता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। अच्छा, कम हो जाता है। ये तो अजीब बात है। हाँ है, पानी के अणुओं की खास बनावट की वजह से। तो तार के ठीक नीचे जहां प्रेशर ज्यादा है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर पिघलकर पानी बन जाती है। ओके। अब तार उस पानी की पतली परत से होकर थोड़ा सा नीचे खिसक जाता है। जैसे ही तार नीचे जाता है, उसके ऊपर वाले हिस्से से वो ज्यादा प्रेशर हट जाता है। हाँ, प्रेशर हटते ही पानी का गलनांक वापस नॉर्मल यानी 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और क्योंकि आसपास की बर्फ तो ठंडी है ही, 0 डिग्री सेल्सियस से उससे कम, तो वो पानी फौरन वापस जम जाता है। अरे वाह, तो बर्फ कटती भी जाती है और जुड़ती भी जाती है, इसीलिए तार पूरा नीचे निकल जाता है। कमाल है। बिल्कुल, यही है पुनर्हिमायन। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि दाब का बर्फ के गलनांक पर क्या असर होता है। ये परिभाषा और प्रयोग का नतीजा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, पानी के अजीब बर्ताव की लिस्ट में एक और चीज जुड़ गई। तो अब आते हैं सबसे मशहूर वाले पर, पानी का असंगत व्यवहार यानी अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। हाँ, ये तो बहुत ही खास है।
हमें पता है कि चीजें गर्म करने पर फैलती हैं, ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, सीधा सा नियम है। पर पानी यहाँ भी कुछ गड़बड़ करता है। हाँ, और ये गड़बड़ असल में बहुत फायदेमंद है। ज्यादातर चीजें जैसे जैसे ठंडी होती हैं वो लगातार सिकुड़ती जाती हैं और उनका घनत्व बढ़ता जाता है। लेकिन पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर पलट जाता है। पलट जाता है मतलब जब आप 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ पिघलाकर पानी बनाते हैं और उसे गर्म करना शुरू करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर वो सिकुड़ता है, फैलता नहीं है। गर्म करने पर सिकुड़ता है 0 से 4 डिग्री तक। ये तो उल्टा हो गया। हाँ, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन यानी वॉल्यूम कम होता है और 4 डिग्री पर पानी का आयतन सबसे कम होता है। अच्छा। फिर 4 डिग्री से और ज्यादा गर्म करने पर वो बाकी तरल पदार्थों की तरह सामान्य रूप से फैलना शुरू करता है। और अगर 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम है और घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो इसका मतलब 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा हुआ, मैक्सिमम डेंसिटी। बिल्कुल सही पकड़ा। यही है पानी का असंगत व्यवहार, 4 डिग्री पर सबसे ज्यादा घनत्व। इसे दिखाने के लिए वो होप्स का उपकरण होता है ना? हाँ, होप का उपकरण इसी चीज को समझाने के लिए बनाया गया है। वो एक सिलेंडर जैसा होता है, बीच में एक जैकेट होता है जिसमें बर्फ और नमक का फ्रीजिंग मिक्सचर डालते हैं और ऊपर नीचे 2 थर्मामीटर लगे होते हैं, T1 और T2। तो उसमें होता क्या है जब बीच से ठंडा करते हैं? जब बीच का हिस्सा ठंडा होना शुरू होता है तो शुरू में मान लीजिए पानी 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो वो ठंडा होकर 9 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस तक आता है। इस दौरान वो सामान्य रूप से सिकुड़ता है, भारी होता है और नीचे बैठता है। हाँ, भारी पानी नीचे जाएगा तो नीचे वाला थर्मोमीटर T2 तेजी से गिरेगा। सही, T2 तेजी से गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन अब आता है मजा। जैसे ही बीच का पानी 4 डिग्री से और ठंडा होता है, मान लीजिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, तो वो असंगत व्यवहार के कारण सिकुड़ने के बजाय फैलने लगता है। 4 डिग्री से नीचे ठंडा करने पर। हाँ, और फैलने से वो हल्का हो जाता है। अब हल्का पानी नीचे क्यों बैठेगा, वो तो ऊपर उठेगा। ओह, तो 4 डिग्री वाला भारी पानी नीचे रह जाता है और उससे भी ठंडा हल्का पानी ऊपर चला जाता है। बिल्कुल, इसलिए नीचे वाला थर्मोमीटर T2 तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अटक जाता है, जबकि ऊपर वाला थर्मोमीटर T1 तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाला हल्का पानी ऊपर जमा हो रहा है और T1 गिरते गिरते 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और पानी सबसे पहले ऊपर जमना शुरू होता है। अरे वाह, इसी वजह से झीलें और तालाब ऊपर से जमते हैं, नीचे नहीं, क्योंकि सबसे ठंडा 0 से 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी हल्का होकर ऊपर रहता है और बर्फ बन जाता है, जबकि नीचे 4 डिग्री सेल्सियस वाला भारी पानी रहता है। ये तो मछलियों और बाकी जलीय जीवों के लिए जिंदगी बचाने वाली बात हो गई। एकदम। सोचिए, अगर पानी सामान्य होता तो 0 डिग्री सेल्सियस वाला सबसे भारी पानी नीचे जाता और झीलें नीचे से जमना शुरू होती, सब खत्म हो जाता। सही बात है। होप के उपकरण का जो तापमान बनाम समय का ग्राफ बनता है उसमें भी यही दिखता है। T2 पहले 4 डिग्री पहुंचता है, फिर T1 गिरकर 0 डिग्री पहुंचता है और दोनों ग्राफ जहां मिलते हैं वो 4 डिग्री का बिंदु होता है, अधिकतम घनत्व वाला। तो पानी का ये 0 से 4 डिग्री वाला सिकुड़ना, 4 डिग्री पर अधिकतम घनत्व, होप का उपकरण, उसका ग्राफ और प्रकृति में इसका महत्व, ये सब बहुत बहुत जरूरी है समझना, खासकर SSC के लिए। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, पानी के अजीब बर्ताव से निकलकर अब हवा में पानी की बात करते हैं। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और ओस बिंदु, ड्यू पॉइंट। हाँ, हवा में हमेशा कुछ न कुछ पानी भाप के रूप में होता ही है, जलवाष्प। इसी मात्रा को आर्द्रता या नमी कहते हैं। ये कम ज्यादा होती रहती है। हाँ, तापमान पर निर्भर करता है। गर्म हवा ज्यादा नमी सोख सकती है, ठंडी हवा कम। जैसे एक स्पंज होता है ना, वैसे ही। जब हवा अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी नमी सोख लेती है, मतलब और नहीं सोख सकती, तो उसे कहते हैं संतृप्त हवा, सैचुरेटेड एयर। और ओस बिंदु या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? ओस बिंदु वो तापमान है जिस तक अगर हवा ठंडी हो जाए तो उसमें मौजूद नमी उसे संतृप्त करने के लिए काफी हो जाएगी, मतलब उस तापमान पर हवा फुल हो गई। अच्छा। और अगर तापमान उससे भी नीचे गिरा तो हवा वो अतिरिक्त नमी संभाल नहीं पाएगी, वो एक्स्ट्रा भाप फिर पानी की नन्ही बूंदों में बदल जाएगी। वही ओस है जो सुबह घास पर दिखती है। समझ गई। तो आर्द्रता नापने के 2 तरीके हैं शायद, निरपेक्ष और सापेक्ष, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाँ, बिल्कुल। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब
हवा के एक निश्चित आयतन में, जैसे एक क्यूबिक मीटर में, असल में कितने ग्राम या किलोग्राम पानी की भाप है। इसकी इकाई kgm³ होती है। ये असल मात्रा बताती है। ठीक है, ये तो सीधी बात हुई। दूसरी है सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये तुलना करती है। ये बताती है कि हवा में अभी जितनी नमी है वो उस तापमान पर हवा की कुल नमी धारण करने की क्षमता का कितना प्रतिशत है। मतलब हवा कितनी भरी हुई है। हाँ, कैपेसिटी के मुकाबले। हाँ, एक तरह से। जैसे अगर सापेक्ष आर्द्रता 50% है तो मतलब हवा अपनी कुल क्षमता की आधी नमी लिए हुए है। 100% मतलब हवा पूरी तरह संतृप्त है। और 100% पर ही ओस बनने या बारिश की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। मौसम विभाग वाले इसी सापेक्ष आर्द्रता पर नजर रखते हैं। तो ये परिभाषाएं, संतृप्त हवा, ओस बिंदु, निरपेक्ष और सापेक्ष आर्द्रता, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हाँ, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट है विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किताब में वो लोहे, तांबे और सीसे के गोलों वाला प्रयोग है। हाँ, वो बड़ा अच्छा प्रयोग है। तीनों के बराबर वजन के गोले लिए, सबको उबलते पानी में 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। हाँ। और फिर मोम की एक मोटी परत पर रख दिया। तो क्या हुआ? हुआ ये कि लोहे का गोला मोम में सबसे ज्यादा धंस गया। हाँ। उसके बाद तांबे का। हाँ। और सीसे का गोला सबसे कम धंसा। लेकिन तीनों का वजन बराबर था, तापमान भी बराबर था, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि भले ही सबका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सबने अपने अंदर ऊष्मा की अलग अलग मात्रा जमा की थी। हाँ। लोहे ने सबसे ज्यादा ऊष्मा सोखी थी, इसलिए उसने मोम को सबसे ज्यादा पिघलाया। अच्छा, मतलब अलग अलग चीजों की गर्मी सोखने या जमा करने की क्षमता अलग अलग होती है। एकदम सही। इसी गुण को कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। अच्छा। इसे C अक्षर से दिखाते हैं। हाँ। परिभाषा यह है, किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का, मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता है। इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जरूरी ऊष्मा। ठीक है। तो लोहे की ये क्षमता तांबे और सीसे से ज्यादा है। हाँ। और पानी की तो इन सबसे बहुत ज्यादा है। पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज्यादा मानी जाती है, लगभग 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। पानी की सबसे ज्यादा। अच्छा, इसीलिए शायद पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। बिल्कुल। पानी को अपना तापमान बदलने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा लेनी या देनी पड़ती है। इसीलिए समंदर के किनारे मौसम ज्यादा संतुलित रहता है और गाड़ियों के रेडिएटर में भी पानी का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं, वो इंजन की बहुत सारी गर्मी सोख सकता है बिना खुद ज्यादा गर्म हुए। ये तो बहुत काम की बात है। और किसी चीज ने कितनी ऊष्मा ली या दी, Q, उसे निकालने का सूत्र है Q = M × C × डेल्टा T। Q बराबर MC डेल्टा T। जहां M है द्रव्यमान, मास, C है विशिष्ट ऊष्माधारिता और डेल्टा T है तापमान में बदलाव, चेंज इन टेम्परेचर। Q = MC डेल्टा T। ये सूत्र जरूर याद रखना होगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। हाँ, ये बहुत फंडामेंटल सूत्र हैं। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा, उसका मतलब, ये सूत्र, मात्रक, कालजी पर सेंटीग्रेड सेल्सियस या जूल kg पर सेंटीग्रेड सेल्सियस और पानी का ये खास गुण, ये सब परीक्षा के लिए जरूरी हैं। ठीक है। और अब आखिरी टॉपिक, ऊष्मा का लेन देन, ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत और कैलोरीमीटर। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। जब कोई गर्म चीज और ठंडी चीज एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो ऊष्मा का क्या होता है? अगर हम मान लें कि ये लेन देन एक बंद सिस्टम में हो रहा है, मतलब बाहर से कोई ऊष्मा अंदर नहीं आ रही या अंदर की बाहर नहीं जा रही, आइसोलेटेड सिस्टम। हाँ। तो सिद्धांत बड़ा सीधा है। गर्म वस्तु जितनी ऊष्मा खोएगी, हीट लॉस्ट, ठंडी वस्तु उतनी ही ऊष्मा पाएगी, हीट गेन्ड। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट = हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये तो लॉजिकल है। और कैलोरीमीटर, वो क्या चीज है और ये कैसे काम करता है? कैलोरीमीटर एक खास तरह का बर्तन होता है जो ऊष्मा के इस लेन देन को मापने के लिए बनाया गया है। आमतौर पे ये तांबे का बना होता है और एक बाहरी लकड़ी या किसी ऊष्मारोधी पदार्थ के डिब्बे में रखा होता है, ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आए और अंदर की बाहर ना जाए। अच्छा, इंसुलेटेड होता है। हाँ, इसके अंदर पानी भरा होता है, एक थर्मोमीटर होता है तापमान नापने के लिए, और एक विलोडक होता है पानी को हिलाकर तापमान एक जैसा रखने के लिए। तो इसमें मापते कैसे हैं? मान लीजिए किसी गर्म धातु के टुकड़े को इसमें डाला। हाँ, तो मान लीजिए हमने गर्म धातु का टुकड़ा कैलोरीमीटर में रख के ठंडे पानी में डाला।
अब धातु ऊष्मा खोएगी। हाँ। ये ऊष्मा कौन लेगा? पानी लेगा। पानी तो लेगा ही, लेकिन जिस बर्तन में पानी रखा है यानी कैलोरीमीटर खुद, वो भी तो थोड़ा गर्म होगा। हाँ। तो वो भी कुछ ऊष्मा लेगा। हाँ, बर्तन भी गर्म होगा। तो हमारा सिद्धांत थोड़ा बदल जाता है। गर्म धातु द्वारा दी गई ऊष्मा इज इक्वल टू पानी द्वारा ली गई ऊष्मा प्लस कैलोरीमीटर द्वारा ली गई ऊष्मा। अच्छा, दोनों का जोड़ना पड़ेगा। हाँ, और इन सब ऊष्माओं की मात्रा हम उसी सूत्र Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T से निकाल सकते हैं। पानी और कैलोरीमीटर के लिए हमें mc और डेल्टा T पता होता है या नाप लेते हैं। धातु के लिए m और डेल्टा T पता होता है। C यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं। और अगर इस प्रक्रिया में अवस्था परिवर्तन भी हो रहा हो, जैसे भाप को पानी में मिलाया या बर्फ पिघलाई, तो गुप्त ऊष्मा वाला सूत्र ml भी इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ गई। तो ये ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत और कैलोरीमीटर का इस्तेमाल प्रैक्टिकल में और न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता होगा। बिल्कुल, ये ऊष्मामिति यानी कैलोरीमेट्री का आधार है। तो आज हमने ऊष्मा के कई सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझा। गुप्त ऊष्मा और अवस्था परिवर्तन, पुनर्हिमायन का वो अजीब असर, पानी का वो खास 0 से 4 डिग्री वाला व्यवहार और उसका महत्व। हाँ, फिर आर्द्रता, निरपेक्ष और सापेक्ष, विशिष्ट ऊष्माधारिता और Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T, और आखिर में ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत। ये सभी बातें न सिर्फ ऊष्मा को बेहतर समझने में मदद करती हैं, बल्कि जैसा आपने कहा, महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड परीक्षा के नजरिए से भी काफी अहम है। निश्चित तौर पर परिभाषाएं, सूत्र, मान, जैसे पानी के लिए 80, 540 और C इक्वल्स टू 1, होप का उपकरण, उसका ग्राफ, पुनर्हिमायन का प्रयोग, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, हमने आज ऊष्मा और पानी के इतने अनोखे गुणों के बारे में जाना, क्या हम इन सिद्धांतों का इस्तेमाल, मतलब ऊर्जा बचाने वाली बेहतर तकनीकें बनाने या फिर जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी समस्याओं को समझने में और बेहतर तरीके से कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोचने वाली बात है कि प्रकृति के इन नियमों की गहरी समझ हमें किन नई दिशाओं में ले जा सकती है। हाँ, इस पे सोचना जरूरी है।